नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। आज मैं इस किताब से आपको पहला पाठ आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं बच्चों? तो पहला पाठ है आपका यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ये आपका पहला पाठ है। ठीक है, आज हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियाँ यानी जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो भारत में कैसे आए, तो इसके बारे में आपको समझना है। तो पहले तो आप पाठ देख लें कि ये पहला पाठ आपका है, इसमें यूरोपीय शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये पाठ है आपका। इसमें पहला टॉपिक है व्यापारिक केंद्र, इसके बाद समुद्री मार्ग की खोज। तो इस तरीके से ये आपका पाठ है। इसके बाद फिर आपका ये आ जाएगा अभ्यास, क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे। तो पूरे पाठ के बाद हम इसके अलावा बहुविकल्पी क्वेश्चन और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन ये हैं, फिर लघुत्तरीय क्वेश्चन आ जाएंगे, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पाठ की तरफ। तो पहला पाठ यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, ये आपका पाठ है। तो अभी तक हम या आप लोग ये जानते होंगे कि केवल अंग्रेज़ ही सबसे पहले भारत में आए और उन्होंने भारत को अपना पूरे भारत में व्यापार फैला लिया, बिजनेस कर लिया और धीरे धीरे भारत को गुलाम बना लिया। तो इससे पहले भी हैं, अंग्रेज़ों के पहले भी कई व्यापारिक देश हैं जो भारत में आए। तो इनके बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आप इसे पता भी लगेगा कि अंग्रेज़ों से पहले भी कितने लोग भारत में आए। ठीक, तो सबसे पहले वो डायरेक्टली भारत को गुलाम बनाने के लिए नहीं आए हैं कि आए और सीधा गुलाम बना लिया। उन्होंने पहले क्या किया, बिजनेस व्यापार शुरू किया। क्या शुरू किया? व्यापार। तो व्यापारिक मार्ग पहले थे, क्योंकि वो व्यापार करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले व्यापार, आक्रमण करने तो वो आए नहीं थे, है ना। तो आक्रमण करने वो नहीं आए थे, वो सबसे पहले व्यापार शुरू करने के लिए आए थे। जब व्यापार शुरू करने के लिए आए, उन्होंने देखा अरे यहाँ पर तो बड़ा अच्छा स्कोप है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, तो सोने चांदी के भंडार थे यहाँ पे। तो फिर उनके मन में खोट आ गई। चलिए देखते आगे क्या होता है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका है व्यापारिक मार्ग। कौन सा मार्ग है? व्यापारिक मार्ग। तो व्यापारिक मार्ग प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने आना प्रारंभ किया। कब? 16वीं शताब्दी से। ये आपको याद रख लेना है कि 16वीं शताब्दी से भारत में आना प्रारंभ कर लिया, काहे के लिए? व्यापार करने के लिए। कौन? यूरोपीय शक्तियों ने। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब जिसमें ये महत्वपूर्ण है, आप इसको मैं अब अंडरलाइन कर देता हूँ, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। समझ में आ रहा है? कौन कौन? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और इसके बाद ब्रिटिश प्रमुख थी। ये आपको याद रख लेना है। आप पूछ सकते हैं परीक्षा में आगे कि कौन कौन सी शक्तियाँ व्यापार करने के लिए भारत में आई हैं। तो आप बता सकते हो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। ओके, अब
भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल के द्वारा होता था। किसके द्वारा? जल और थल। हवाई जहाज से नहीं होता था, पहले केवल समुद्री मार्ग थे और सड़कें थी, इनके माध्यम से ही व्यापार होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। ये भी महत्वपूर्ण है। कितनी संख्या थी मार्गों की? इन मार्गों की संख्या 3 थी। ठीक है, क्लियर। प्रथम मार्ग, ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 3 मार्ग कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है प्रथम मार्ग, द्वितीय मार्ग और ये तीसरा मार्ग। इन तीनों मार्गों को आपको याद रखना है। तो पहला मार्ग कौन सा था? फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। कौन सा था? फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। इतनी बातें आपको याद रख लेना है। कहाँ से होता था? फारस की खाड़ी से। ठीक है, ये पहला मार्ग था जो फारस की खाड़ी से होता हुआ कहाँ जाता था? इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार इसका होता था। पहला मार्ग है ये। अब दूसरा मार्ग ये है कि लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। क्लियर, ये दूसरा मार्ग हो गया। तीसरा मार्ग है मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। तो ये आपका समुद्री मार्ग, जो तीनों मार्ग ये हैं, जो क्लियर हो गए। और जैसे कि मैप में भी दर्शाया गया है कि मैं आपको बता दूं कि जो पहला जो मार्ग था, समुद्री मार्ग था, वो फारस की खाड़ी से होता हुआ जाता था। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये फारस की खाड़ी यहाँ पर है और यहाँ से वो जाते थे फारस की खाड़ी से आप यहाँ पर मैं बता दूं, फारस की खाड़ी से यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान तो पहले से ही है, और यहाँ अफ़गानिस्तान, तो यहाँ से होता हुआ इराक से होता हुआ वो कहाँ जा रहा है? इराक में जाता है। इराक से तुर्की और वेनिस और जिनेवा, यहाँ से यहाँ तक ये मार्ग था, फारस की खाड़ी से होता हुआ जाता था। दूसरा मार्ग आपका है, दूसरा मार्ग बताया है कि लाल सागर से होता हुआ जाता था। तो ये देखो, ये आप इंडिया से ऐसा ये लाल सागर होता हुआ वेनिस और जिनेवा, इस तरीके से लाल सागर से होता हुआ जाता था। तो ये दूसरा मार्ग हो गया। तीसरा मार्ग बताया है कि मध्य एशिया से, तो इंडिया से जो यहाँ से भारत से मध्य एशिया से ऐसा होता हुआ पूरा आपका वेनिस और जिनेवा तक इस प्रकार से जाता है। तो तीनों मार्ग आपको ये याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है, तो यूरोप के प्रमुख व्यापारिक केंद्र, इनको भी याद कर लेना है, वेनिस और जिनेवा। ठीक, इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। किसने? इटली ने। ठीक है ना, इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार मतलब उन्हीं का, इटली का ही अधिकार रहे।
ठीक। व्यापार में अधिकतर ऐसा अमूमन आप लोग देखते होंगे कि सभी लोग चाहते हैं कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें केवल हमारा ही एकाधिकार बना रहे, दूसरा कोई इसको ना करे। तो ये होता है। तो ठीक, तो यहाँ पर यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। इसके बाद 15वीं शताब्दी यानी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। कहाँ कर लिया अधिकार, इसको याद रख लेना है, कुस्तुनतुनिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। किसने? तुर्कों ने। यूरोप का और भारत का जो व्यापार होता था तो तुर्की से होता हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, तुर्कों ने, कि भारत के मध्य पुराने सभी संचार यानी जो आदान प्रदान होता है, संचार का जो माध्यम थे, ठीक है, तो उनको बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। जो तुर्कियों ने अपना इसको बंद कर दिया, क्या था ये? मुख्य द्वार था, यहीं से होकर वो सब लोग गुजरा करते थे। अतः व्यापारियों के लिए, यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। तो जो सड़क मार्ग से हम इंडिया के लोग और यूरोप के लोग जो व्यापार करते थे, तो बीच में एक नगर था। कौन सा नगर था? कुस्तुनतुनिया। यहाँ पर तुर्कों ने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। आने जाने के लिए जो संचार के माध्यम थे उन पर उनको रोक। ठीक है, तो क्लियर, समझ में आ गया। ये आपको याद रख लेना है, ये पूछ लेते हैं परीक्षा में कि तुर्कों ने कहाँ पर संचार के माध्यमों को बंद करवा दिया था, कौन सा स्थान है वो, या व्यापारी का जो मुख्य द्वार है वो कौन सा है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, कुस्तुनतुनिया। ठीक, इसको भी आपको याद कर लेना है। जब ये सड़क मार्ग बंद हो गए तब फिर क्या होएगा? कोई दूसरा ऑप्शन भी तो तलाशा जाएगा भाई। जब व्यापार बंद हो गया है, तुर्कों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है कुस्तुनतुनिया में, तो अब व्यापारी तो भाई व्यापार तो करेंगे ही ना। तो अब कहाँ से व्यापार करेंगे? कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे। तो जो दूसरा रास्ता था वो कौन सा रास्ता था? वो आपका समुद्री मार्ग की खोज। अब यहाँ से समुद्री मार्ग की खोज होती है कि भाई सड़क मार्ग से नहीं है तो हम भाई दूसरा रास्ता देखते हैं कोई। चलिए देखते हैं समुद्री मार्ग में क्या होता है। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी। पहले इसी किसी को कोई पता नहीं था कि कौन सी रास्ता है, कैसा है, क्या है। केवल एक संभावनाएं जताई जा रही थी कि हम यहाँ पर इस तरीके से अगर जाएंगे तो ऐसा ऐसा हो। एक संभावना उन लोगों ने तलाशी और सक्सेस भी हुए, आधार पर थी। इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। जो व्यापारी लोग थे तो दिमाग से तो तेज होते ही हैं। इन्होंने क्या किया, वहाँ के यूरोप के जो उभरते हुए राज्य थे, तो इनके राजा और रानियों को अपने को सपने दिखाना शुरू किया कि भाई हम आपका धन भी आपको देंगे, धर्म का भी प्रचार करेंगे, ध्वज का भी प्रचार करेंगे। तो इस तरीके से राजाओं को सेट कर लिया, ठीक है ना। तो राजा को क्या चाहिए था? उनको तो धन भी चाहिए था, धर्म का उनका भी प्रचार हो, उनका ध्वज का भी प्रचार हो दूर दूर तक। तो और क्या चाहिए राजाओं को? राजाओं का तो ये कि विस्तार होना चाहिए, हमारा पैसा भी आता रहे, विस्तार भी होता रहे। तो ऐसे ही कुछ नाविक जो निकले थे, उन्होंने राजाओं से मदद ली। तो राजाओं ने पूरा सहयोग भी करा कि भाई इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो फिर क्या होता है, धन, राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी, मसाला, फायदे, व्यापार को एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज के इलाकों में प्रचार करना था। ध्वज, यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर तक उपनिवेशों पर फहराए जाने, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। ये सब
था। तो राजा और रानियाँ जो थी वो उनको ये बढ़िया लगा प्रस्ताव, ये तो बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने पूरा खर्चा, यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। तो इन्हीं में से एक नाविक था वास्को डी गामा। कौन सा था? वास्को डी गामा। जो कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। तो भारत तो पहले ही से ही था, वास्को डी गामा तो पहली बार भारत पहुंचा था। फिर भी चलिए देखते हैं। तो पूरा खर्चा वहन कर दिया। इन नाविकों में कुतुबनुमा की, हाँ ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कुतुबनुमा। आपने कुतुबनुमा देखा है? पहले अभी आज जो मोबाइलों में आप स्मार्टफोन होते हैं उसमें जो कंपास जो होता है वो कुतुबनुमा। पहले तो मोबाइल थे नहीं, तो एक दिशा सूचक यंत्र था जिसको बोलते थे कुतुबनुमा। ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये कुतुब, ये साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता था। जो समुद्री यात्राएं होती थी उसमें तो चारों तरफ पानी पानी, कोई कुछ दिशाओं का कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये कुतुबनुमा जो यंत्र है, इसकी सहायता से वो दिशाओं का ज्ञान करते थे और अपना रास्ता आगे बढ़ते थे, कहीं भटक ना जाएं। तो नाविकों ने ये परीक्षा में पूछ सकते हैं कि किसकी सहायता से नाविक जो होते हैं समुद्री यात्राएं करते थे, तो आपको लिखना पड़ेगा कुतुबनुमा। ठीक है ना बच्चों? तो ये आप यहाँ पर इसको याद रखना है। तो इससे क्या होता था? दिशाओं का ज्ञान। तो भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। इसको आपको याद कर लेना है, ये पहुंचा था वास्को डी गामा। ठीक, क्लियर? भारत की खोज की, देखो आया इसमें भारत की खोज की, उसने मतलब भारत को खोज लिया था, नाव से आया, भारत तो था ही। इसके अलावा चलते हैं आगे बढ़े। तो ये आपको दोनों चीज़ों को याद रख लेना है। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है, कोलंबस और वास्को डी गामा। तो कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की। कहाँ का निवासी था? स्पेन का निवासी था। क्लियर? स्पेन का निवासी। और वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? ये पुर्तगाल का निवासी था। दोनों में अंतर है, ठीक है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है और वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी है, जैसा कि किताब में आपका लिखा। तो इसने बहुत लंबी यात्रा करी है, ठीक है, वास्को डी गामा ने। मैं आपको बता दूं कि देखो ये वास्को डी गामा यहाँ से चला था, वो वास्को डी गामा का, देखो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप। तो वास्को डी गामा यहाँ से चला, यहाँ से होता हुआ पूरा उसने अफ्रीका क्रॉस करा, अफ्रीका से होते हुए फिर इंडिया के यहाँ पर पश्चिमी तट पर वो पहुँचा था, ठीक, कालीकट के पास। तो कितना लंबा समुद्री यात्रा तय किया, तब जाके वो भारत आ पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत पहुंचा था। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गए। जो व्यापार कुस्तुनतुनिया की वजह से रुक गए थे, तो अब इन नए समुद्री मार्गों की वजह से फिर से भारत और यूरोप के बीच व्यापार फिर से पुनः शुरू हो गए। अब यूरोपीय व्यापार क्या आता है? यूरोपीय व्यापार, ठीक। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी
कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना, इससे पहले नौसेना इतनी मजबूत नहीं थी जितनी पुर्तगाल की थी। भारत में तो नौसेना का उस समय गठन भी नहीं था, राजाओं के पास नौसेना थी नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं समझ में आई कि समुद्री वो सीमा है तो सेना की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। लेकिन उस समय पुर्तगाल की नौसेना मजबूत थी। तो पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज़ नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। सबसे पहले कौन आए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुर्तगाली। ठीक, पुर्तगाल के बाद फिर हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत में आए। तो इस तरीके से जब बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे देश आने लगे, तो क्या होता है फिर भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़, यानी अब कंपटीशन हो गया। होड़ लगी। व्यापारियों के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक, धन, तीनों साधनों की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी 1600 से लेकर 1670 के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। ठीक, व्यापारिक कंपनियों का अर्थ व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, यानी शेयर मिलके थोड़ा थोड़ा कुछ पैसे पूंजी इकट्ठी करी, उससे जो व्यापार शुरू किया उसको हम व्यापारिक कंपनी एक तरफ से उन्होंने बना ली और उसमें उनका शेयर, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती थी वो अपना अपना हिस्सा ले लेते थे। सभी हिस्सेदार व्यापारी व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। ठीक, कंपनी जो होती है, कंपनी के बारे में बताया हमने। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनी इसी प्रकार से पूंजी इकट्ठा करती है। जैसे कोई भी कंपनी अब बनाते हैं तो कोई 4-6 लोग इकट्ठे होकर के पैसे जो इकट्ठे करे और उससे जो कंपनी खड़ी कर लेते हैं, तो जिसने जितना पैसा लगाया उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाती थी। लेकिन ये आपको याद रख लेना है, महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी कंपनियां बनी। तो इसमें ये कंपनियां हैं, इसको आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी बनी, ठीक है, इसके बाद अंग्रेज और इसके बाद डच और फ्रांसीसी। ठीक, तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में इनकी कंपनी का आगमन हुआ। अंग्रेज़ों का 1600 ईस्वी में, डच का 1602 में और फ्रांसीसी का 1664 में। ठीक है, कंपनियों का आगमन हुआ। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी तट पर गोवा दमनद्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी यानी फैक्ट्री कहा जाता था। अपनी हिंदी में कोठी और इंग्लिश में वो लोग फैक्ट्री कहते थे, फैक्ट्री। तो सबसे पहले जो पुर्तगालियों ने व्यापार शुरू किया, कहाँ शुरू किया? गोवा और दमनद्वीप, समुद्र तट के पास है गोवा और दमनद्वीप। तो यहाँ इन्होंने व्यापारी की जो कोठियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। क्लियर? चलिए आगे चले। ठीक है, तो फैक्ट्री के बारे में बता ही चुके हैं। तो वास्को डी गामा के बाद भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं थी। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं समझ में आई कि नौसेना की भी ज़रूरत पड़ेगी। थल सेना तो ये था कि आपस में लड़ने के लिए ज़रूरत पड़ती थी सैनिकों की, कि जो एक दूसरे से सीमाएं लगी रहती थी,
सीमाओं का विवाद चलता था, तो ये थल सेना की तो ज़रूरत थी। नौसेना की आज तक कोई ने समझ में नहीं आई कि इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये बात किसी के दिमाग में भी नहीं थी। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते थे, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनसूरा में व्यापारिक केंद्र खोले। महत्वपूर्ण है ये। पुर्तगालियों ने गोवा और दमनदीप पर खोले थे, और जो हॉलैंड के जो लोग आए निवासी जो डच कहलाते थे, इन्होंने कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिनसूरा में व्यापारिक केंद्र खोले। याद रख लेना है, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी ने कहाँ कहाँ व्यापारिक केंद्र खोले हैं। ठीक, तो इनको याद रख लेना है। ठीक, क्लियर। हॉलैंड के बाद आते फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, याद रख लेना, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। क्लियर। इसके बाद अंग्रेज़ों ने, जितने भी अभी तक जो व्यापारी थे, इन्होंने समुद्र के किनारे किनारे अपने व्यापारिक केंद्र खोले। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने केवल समुद्र तट तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा यूपी, ठीक है ना, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र, यानी ये समुद्र के किनारे तो खोले ही खोले, साथ में इंडिया के बीचों बीच भी आ गए थे। यहाँ पर भी इन्होंने व्यापारिक केंद्र खोले। किसने? अंग्रेज़ों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने भारत के अंदर तक भी व्यापारिक केंद्र खोले। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक, तो इस तरीके से। और ये भी आप देख रहे हैं कि विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम व दंड भेद सभी तरीके अपनाए। ठीक है, अगर किसी राजा को शक्तिशाली है तो उसको पैसा का लालच दे करके या जैसे भी करके तैसे करके उसको सेटल किया, कमज़ोर है तो उसके ऊपर आक्रमण करके किया। तो जैसे जहाँ पर उनकी दाल गली, उन्होंने वैसा अपना काम किया। ठीक है ना। तो जो भी व्यापारी थे, वो तो व्यापारी बुद्धि है, जहाँ जैसा फिट करना है उन्होंने अपना मामले को सुलटाया। ठीक, तो इस तरीके से। एक और यहाँ पर है कि उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे, भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी, अनुमति प्राप्त करने के लिए एक खुशामद भी किया करते थे। ठीक है, राजाओं को खुश कर दिया करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने एकाधिकार पत्र यानी फरमान जारी किए। व्यापारियों ने राजदूतों से कुछ करों को ना देने की छूट मांगी। टैक्स, कई जो टैक्स होते हैं, राजाओं से उन्होंने डील कर ली कि भाई हम कुछ जो कर हैं, जो टैक्स हैं, वो हम नहीं दे सकते, इसमें हमें छूट दी जाए। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि बग्घी जी राजाओं को दे दी, लो भाई, विदेश से आई है जी बग्घी। इंडिया में जो रथ चलते थे वो कमतर हैं, ये बग्घी हाँ ज़्यादा। तो ऐसे मतलब नवीन वस्तुएं वो भेंट करा करते थे। एक महत्वपूर्ण है, मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसको भी आपको याद कर लेना, ये परीक्षा में पूछेंगे, महत्वपूर्ण है। इसको मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। पूछ सकते हैं कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था, तो आप लिख सकते हैं कैप्टन हॉकिंस। क्लियर। या कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया सबसे पहले, तो लिख सकते हैं मुग़ल बादशाह के दरबार में आया। या पूछ सकते हैं मुग़ल बादशाह के दरबार में सबसे पहले कौन सा अंग्रेज़ राजदूत आया, तो भी आप कैप्टन हॉकिंस। या पूछ सकते हैं कि कब आया, तो आप बता सकते हो कि 1608 ईस्वी में आया। क्लियर। इसके बाद कौन आया, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर टॉमस रो, जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में आया।
तो इन दो चीज़ों को भी आपको याद रख लेना है। ठीक, तो जो टॉमस रो आया तो उसने मुग़ल जहांगीर के दरबार में शान शौकत देखी तो उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए, इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिसे जहांगीर प्रसन्न हो गए। क्लियर? तो ये आपको इन सब चीज़ों को याद रख लेना है, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये आपका हेल्प करेंगे। उपरोक्त मानचित्र के आधार पर अंग्रेज, पुर्तगाल, डच की फैक्ट्रियों की सूची। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बिंदी जो रखी है, ये अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियाँ, यहाँ पर ये डच की फैक्ट्रियाँ, ये फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डेनिश। तो भारत में ये आप देख सकते हैं कि किनारे किनारे ये जो बनी हैं ये भी यहाँ पर हैं, कई देखो ये बीच में भी हैं। इस तरीके से ये फैक्ट्रियाँ भारत के मानचित्र पर हैं, दर्शाए गए हैं। तो इसको आपको याद रख लेना है कि कहाँ कहाँ हैं। ये भी परीक्षा में पूछेंगे। इसके अलावा कि राजाओं के मन में यह आशा थी, जो इंडिया के जो राजा थे इन्होंने सोचा कि भाई इनका जो व्यापार, हमारे यहाँ पर जो व्यापार करने आएंगे तो इससे हमारे राज्य का खजाना बढ़ेगा, करों में छूट दें, जो टैक्स है उनमें छूट दे देंगे तो उनके राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी लोग व्यापार करने आएंगे। कह रहे यहाँ पर तो छूट मिल रही है, यहाँ पर ज़्यादा व्यापार करिए, तो इससे राज्य फलेगा फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। तो इस तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ मिलने वाली धमकी का भी असर था। साम दाम दंड भेंट जैसे कि अभी आया है कि वो करते थे, जहाँ पर भी जो शक्तिशाली है वहाँ पर वो उपहार गिफ्ट वगैरह भेंट करा करते थे, राजा को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। जहाँ कमज़ोर हैं तो वहाँ पर वो अपनी शक्ति से, नौसेना है या जल सेना भी, सैन्य शक्ति है, इस तरीके से उनको धमकी से भी अपने ओर को अपनी शर्तें मनवाते थे। तो पुर्तगाली सेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशस्त्र नौसेनाएँ ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगाल के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। ठीक, अंग्रेजी, फ्रांसीसी व डच कहते थे व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा। तो ये साम दाम दंड भेद की बात आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो भारत पर व्यापार कर रहे थे। चलिए तो अब चलते हैं अभ्यास की ओर, लगभग हो गया है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की। हम यहाँ पर देखेंगे अमेरिका की खोज किसने की। जैसे कि हमने आपको बताया था इसी पाठ में कि आपको इसको याद कर लेना है। तो बताइए किसने की, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हम बता देते हैं आपको, कोलंबस। क्लियर? सही है। कमेंट बॉक्स में जहाँ है ना का जवाब ज़रूर दें। आगे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया। सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी भारत में आया, बताइए भाई। पुर्तगाली, सही आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद कर लेने हैं। समझ में आ गया? ये हमने आपको पढ़ाया भी है। फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। कौन से यंत्र के कारण? हमने अभी आपको पिछले उसमें अभी पढ़ाया है। कौन सा यंत्र है? कुतुबनुमा। ठीक है। क्लियर? फिर वास्को डी गामा किस देश का निवासी था।
वास्को डी गामा हमने आपको अभी पढ़ाया है, तो ये कौन से देश का था? पुर्तगाल का निवासी था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको जो विकल्प सही है उसको लिखना है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको आपको अधिकतम एक लाइन में आंसर देना होता है या फिर एक शब्द में आप आंसर दे सकते हो। जैसे कि इसमें वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, आप लिख सकते हो पुर्तगाल, हो गया आंसर। या वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का निवासी था, एक लाइन में आंसर हो गया। ठीक, अब ये आया, मैं देखो एक क्वेश्चन आ गया है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? आया, कौन सा आया था? कैप्टन हॉकिंस, उसके बाद सर थॉमस रॉय। तो ये आपको लिख देना है, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। लघु उत्तरीय में है, भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। तो 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे, प्रथम मार्ग, द्वितीय मार्ग और तीसरा मार्ग। अभी हमने आपको आगे समझाया है, इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक, वो आप इससे समझ जाएंगे। दूसरा है, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो व्यापारिक कंपनी, जिसको हमने अभी पिछले उसमें भी समझाया है कि बहुत सारे जब कुछ लोग इकट्ठे करके अपना कुछ शेयर लगाते हैं तो एक कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ाया, आप समझ जाएंगे, उसमें वीडियो में देख लेना। ठीक, फिर जे लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर अधिकतम आपको 50-60 शब्दों में देना होता है। ठीक है, वो अपना शेयर लगाएंगे और जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी उतना वो अपना मुनाफा कमाएंगे। चलिए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में है, पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? तो पुराने व्यापारिक मार्ग 3 थे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पुराने व्यापारिक मार्ग हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। और फिर वो पूछ रहा है कि नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों हुई? तो जैसा कि इसमें अभी हमने आपको बताया था कि ये जो कुस्तुनतुनिया नगर था उस पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया था, व्यापारिक मार्ग बंद हो गए थे। इस कारण यूरोपीय जो देश थे उनको व्यापार शुरू करना था, तो इसलिए उन्होंने फिर समुद्री मार्ग या अन्य जो दूसरे मार्ग थे उसको ढूंढ निकाला और उनका व्यापार दूसरे मार्ग से शुरू हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको आगे एक्सप्लेन कर दें। जितने ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे उतने ही अच्छा आपको नंबर प्राप्त होंगे। तो ये वीडियो को बार बार आप देखें और अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं, अपने दोस्त हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इस लॉकडाउन में घर बैठ के ही आप अपना जो पढ़ाई है लॉस ना हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें ज़रूर इसको शेयर करें। धन्यवाद।